नमस्कार दोस्तों, आज के करंट अफेयर सीरीज में हम देखेंगे बेहतरीन टॉपिक अल सल्वाडोर पर छाया बिटकॉइन का जादू। क्या है दोस्तों अल सल्वाडोर और क्या है बिटकॉइन? अल सल्वाडोर बहुत ही छोटा देश, अ माइक्रो स्टेट ऑफ सेंट्रल अमेरिका, just having an area of 21,041 square kilometer. It is even the less than the 24th rank state of India, that is a Mizoram. मिजोरम से भी छोटा जो है इसका एरिया है। पॉपुलेशन के हिसाब से देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश जो है उससे भी कम पॉपुलेशन है। वर्ल्ड के इकोनॉमी पर इसकी छाप है क्या? तो बिल्कुल नहीं है। नो फुटप्रिंट ऑन द ग्लोबल इकोनॉमी, जस्ट 0.05% कंट्रीब्यूशन। बड़ी डिपेंडेंट इकोनॉमी है। मेजॉरिटी ऑफ द एक्सपोर्ट विद द यूएसए, दैट इज अराउंड 60% ऑफ द एक्सपोर्ट विद द यूएसए। पॉवर्टी बहुत ज्यादा है, 29%, और नेचुरल हैजार्ड से भरी कंट्री है। ये जो पूरा पट्टा दिख रहा है दोस्तों, यहाँ पे ये पैसिफिक कोस्ट है। पैसिफिक कोस्ट, इट इज अ कोस्ट विच इज बीइंग अ पार्ट ऑफ द रिंग ऑफ फायर, इट्स पार्ट ऑफ अ रिंग ऑफ फायर, है ना। तो यहाँ पे इसके वजह से अक्सर अर्थक्वेक्स आते रहते हैं, है ना। सिस्मिक जोन है और साथ में बहुत सारे जो है वोल्केनोस है। तो ये पूरा वोल्केनो से और सिस्मिक एक्टिविटी से भरा स्टेट है। साथ में बिकॉज ऑफ क्लाइमेटिक चेंज, कंटिन्यूस फ्लड, ड्रॉप सब आते रहते हैं। तो बड़ी बुरी कंडीशन है देखा जाए तो ये माइक्रो स्टेट की। पोटेंशियलिटीज है क्या? यस, एज पर द वर्ल्ड बैंक रिव्यू, having a strategic location, growing labor force, solid industrial base, particularly maquiladoras. Maquiladoras are the industries which are duty free and tariff free. यानी इनका काम है, ऐसे इंडस्ट्रीज है जिनका काम है रॉ मटेरियल बाहर से लाना, उसका प्रोसेस करना और फिनिश गुड एक्सपोर्ट कर देना। दैट इज कॉल्ड एज अ मैक्विलाडोरस इन सेंट्रल अमेरिका के जितने भी कंट्रीज है वहां पे जो इस टाइप की इंडस्ट्रीज है उसको मैक्विलाडोरस कहते हैं। ये काफी पावरफुल इंडस्ट्रीज है और बहुत सारे लेबर फोर्स वहां पे ऑब्जर्व किए हैं। साथ में वुमन का भी अभी वहां पे जो है पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है। अब ऐसी जो है छोटी सी कंट्री, वीक इकोनॉमी विथ स्ट्रॉन्ग पोटेंशियलिटीज, बोल्ड स्टेप्स, द बोल्ड स्टेप्स on the 9th June 2021 accepting Bitcoin law, where the Bitcoin is declared as a legal tender of a state. क्या था ये विजन? नाइब बुकेले, the 46th president of El Salvador, politician and businessman, है ना। वो तो एट द एज ऑफ 18 जो है उन्होंने अपना पहला बिजनेस स्टार्ट किया था। बिलोंग्स टू द राइट सेंटर राइट पार्टी कॉल्ड एज अ ग्रैंड अलायंस फॉर अ नेशनल यूनिटी गाना। ही इज ऑल्सो बीइंग लॉन्च ऑन हिज ओन पार्टी कॉल्ड एज अ नुवास आइडियाज। इनका यह है कि ये बड़े ऑथोरिटेरियन पॉलिटिशियन है, ऑथोरिटेरियन प्रेसिडेंट है, इसलिए कहते हैं कि आर्मी फोर्स पार्लियामेंट में घुसा के इन्होंने ये बिटकॉइन लॉ पास किया। क्या विजन है इनका? तो ये कहते हैं कि भाई बहुत सारे जो पॉपुलेशन है एल साल्वाडोर का वो फॉर्मल इकोनॉमी के बाहर है, वो कवर हो जाएगा। यानी फाइनेंशियल इंक्लूजन पॉसिबल है, इन्वेस्टमेंट पॉसिबल है, टूरिज्म है, इनोवेशन है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। ये सब कुछ जो है बिटकॉइन एज अ लीगल टेंडर एक्सेप्ट करने से हो सकता है। ये बुकेले इनका विजन है। अब बुकेले जो है इनको बिटकॉइन से क्या प्यार है? तो पहले से प्यार है दोस्तों। 2017 में जब ये प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट थे तभी इन्होंने डिक्लेयर कर दिया था कि मैं बिटकॉइन लाने वाला हूं। 5 जून 2021 जो है इन्होंने पार्टिसिपेट किया था बिटकॉइन मियामी कॉन्फ्रेंस, फ्लोरिडा में हुई थी। वहां पे इन्होंने अपना लेजिस्लेशन जो है, प्लान ऑफ लेजिस्लेशन, वो डिक्लेयर कर दिया था। ऐसा क्यों है? बिटकॉइन से क्या प्यार आ चुका था बुकेले? तो भाई ऐसा है कि वहां पे पहले से माहौल था बिटकॉइन का।
है ना। बिटकॉइन बीच नामक जो है, बिटकॉइन बीच नामक प्रोजेक्ट जो है, एक छोटे से कस्बे में एल झोंटे नाम का एक फिशिंग विलेज है छोटा सा, वहां पे एनोनिमस डोनर ने एक एनजीओ के थ्रू 2019 में ये चलाया था। जो बिटकॉइन बीच ऐप जो था, मोबाइल ऐप, इसके थ्रू स्मॉल पेमेंट जो है वेंडर के लेवल पर, फिशरमैन के लेवल पर जो पेमेंट्स है वो पेमेंट करते थे, एंड इट वाज अ सक्सेसफुल प्रोजेक्ट। यही नहीं तो बिटकॉइन एट द ग्रास रूट लेवल वाज मच मोर सक्सेसफुल इन एल साल्वाडोर। जितने भी माइक्रो पेमेंट्स थे बिटकॉइन के छोटे छोटे कस्बे में बड़े सक्सेसफुल रहे। साथ में जो टीनेजर्स थे उनको स्कूल अटेंडेंस के लिए इंस्पायर किया गया, स्टिमुलेट किया गया बिटकॉइन मनी के वजह से। जो पुअर फैमिलीज थी उनको बिटकॉइन मनी ट्रांसफर करके कोविड लॉकडाउन में बेसिक एमिनिटीज पहुंचाई गई। साथ में जितने भी रेमिटेंसेस है, रेमिटेंसेस इन द सेंस कि अल साल्वाडोर का 25% पॉपुलेशन जो है वो यूएसए में है। अब ये क्या करते हैं, ये सभी जो है अपने पैसे जो है, अपनी इनकम का आमदनी जो है, ये अपने कंट्री में अल साल्वाडोर में भेजते, रेमिटेंस कर देते हैं। तो इसमें कमीशन देना पड़ता है और स्पेशलाइज जो इंस्टीट्यूशन होते हैं उसका सपोर्ट लेना पड़ता है, तो ऑब्वियसली उसका कमीशन ज्यादा जाता है, तो ये कमीशन बच गया है। तो इतने सारे बेनिफिट जो है ग्रास रूट लेवल पर बिटकॉइन से ऑलरेडी हो चुके थे। तो बिटकॉइन जो है माहौल बना चुका था एक अल साल्वाडोर के इकोनॉमी में ऑलरेडी। ऐसे सिचुएशन में ये सब देख लिया था और फिर बुकेले इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था। इसको सपोर्ट किसने किया है, तो ये जो माहौल बनाया, ये माहौल जो है एक यूएसए कंपनी है, पेमेंट कंपनी छाप, इसका एक यूनिट है डिजिटल वैलेट कॉल्ड एज अ स्ट्राइक। ये स्ट्राइक के सीईओ है जैक मैलर्स। ये जैक मैलर इज आल्सो यंगस्टर, ये यंग बंदा है। तो ये जो बंदा है बुकेले के साथ मस्त दोस्ती थी, बढ़िया। इन्होंने दोस्ती बढ़िया जमाई और बुकेले के पूरे दिमाग में डाल दिया कि भाई बिटकॉइन ही सब कुछ है। साथ में स्ट्राइक ने लोकल लेवल पर बिटकॉइन को काफी पॉपुलराइज कर दिया था और स्मॉल पेमेंट में स्ट्राइक का माहौल अल साल्वाडोर में बन गया था। अब बिटकॉइन ये जो है स्टेट करेंसी इन द सेंस क्या है, तो व्हाट इज मीन बाय द लीगल टेंडर। तो बुकेले जो है बड़े आसान शब्दों में जो है वो समझाते हैं। वो बोलते हैं कि एवरी इकोनॉमिक एजेंट मस्ट एक्सेप्ट बिटकॉइन एज अ पेमेंट व्हेन ऑफर्ड टू हिम बाय हुएवर एक्वायर्स अ गुड और सर्विस। यानी जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होंगे वो सभी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन बिटकॉइन में होंगे। यानी कोई भी बंदा कस्टमर परचेस करने जाएगा और उसने बोला कि मैं बिटकॉइन आपको देता हूं, तो दुकानदार ने ना नहीं बोलना है। ना बोला तो पनिशमेंट मींस इट इज सैंक्टिफाइड बाय द लॉ ऑफ द अल साल्वाडोर। यानी ये करेंसी करके यूज करे, ये मोड ऑफ एक्सचेंज करके यूज करे, ये डिक्लेयर कर दिया गया है बाय द लॉ दैट इज कॉल्ड एज अ लीगल टेंडर। अब इसका एम्बिट देख लेते हैं, कहां ये यूज होता है एज अ बिटकॉइन विच डिक्लेयर्ड एज अ लीगल टेंडर। तो जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, यानी सभी डेप्ट रिडीम करने का और टैक्स भरने का, ये सब जो है बिटकॉइन से होगा। मर्चेंट जो है कंपल्सरीली बिटकॉइन में ही प्ले करेंगे, लेकिन एक जो है रोड़ा है, एक कंडीशन है, अनलेस दे आर टेक्नोलॉजिकली इनेबल। मतलब कहने का मतलब है कि भाई जहां पे नेट फैसिलिटी नहीं है, टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है, वहां पे बिटकॉइन नहीं चलेगा। मतलब बिटकॉइन इज लिमिटेड बाय द लिमिट्स ऑफ एक्सेसिबिलिटी ऑफ द इंटरनेट। अब अल साल्वाडोर का प्रॉब्लम यह है कि अल साल्वाडोर में नेटवर्क का प्रॉब्लम है, इंटरनेट फैसिलिटीज बराबर नहीं है। तो बिटकॉइन ये ऑल परवेसिव टेंडर हो गया क्या? नहीं, तो ये थोड़ा सा पार्शियली हो गया। तो ऑब्वियसली फिर कौन चलाएगा? तो मेन टेंडर कौन सा है? तो मेन टेंडर तो भाई यूएससी है, यूएस डॉलर। अब यूएस डॉलर केप्ट जो है एज अ मेन टेंडर एंड ऑल अकाउंट्स आर मेंटेन इन यूएस डॉलर। बिटकॉइन इज जस्ट अ डॉलर सब्सटीट्यूट, यानी इसका यूज करो, लेकिन जहां पे बिटकॉइन नहीं वहां पे डॉलर ही चलेगा, अकाउंटिंग भी डॉलर में ही होंगी। दैट मीन बिटकॉइन इज नॉट अ सिंगल टेंडर ऑफ अल साल्वाडोर, ध्यान में रखो। ओके, अब ये जो माहौल क्रिप्टोमैनिया का माहौल तो हर जगह है भाई, तो पूरा सेंट्रल अमेरिका और लैटिन अमेरिका इससे छा गया है। पेरुग्वे जो है, ये देखो पेरुग्वे मैं दिखाता हूं आपको,
लैटिन अमेरिका में पेरुग्वे है। पनामा ये सेंट्रल अमेरिका में पनामा। यहाँ पे मेक्सिको है, सेंट्रल अमेरिका में देखो मेक्सिको है। ब्राजील लैटिन अमेरिका, कोलंबिया लैटिन अमेरिका, अर्जेंटीना लैटिन अमेरिका। तो जब बड़ी बड़ी लैटिन अमेरिकन कंट्रीज है पूरी की पूरी इसके पीछे लगी है। पेरुग्वे ने तो पेपल जो है पेपल के थ्रू एक्सपेरिमेंट करके देखा है, और पनामा, मेक्सिको, ब्राजील, कोलंबिया और अर्जेंटीना ये क्या कर रहे हैं, ये अभी लेजिस्लेशन बनाने के पीछे लगे हैं। तो पूरा अमेरिकन जो कंट्रीज है, लैटिन अमेरिकन और सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज है ना, वो क्रिप्टो मैनिया में छा गई है। अब जो है अल सल्वाडोर में ये जो करेंसी शफलिंग है ये अभी का सिलसिला नहीं है, पास्ट में भी ऐसा हो चुका है। 1821 में इसने अपना पहला करेंसी लाया आफ्टर इंडिपेंडेंस, पेसो दी प्लास्टा। 1892 में वो चेंज करके साल्वाडोरान कोलोन ये एक्चुअल उसका स्टेट करेंसी लाया। ये काफी साल तक चलता रहा, और साथ में वहां के जो कोका फार्म्स है, वहां के प्लांटर्स है, उन्होंने प्लांटर्स ने अपना एक करेंसी लाया, फिचास डे फिंका, ये एक टेंडर लाया। ये फार्म टोकन्स कहते थे। ये बड़े एक्सप्लॉयटेटिव इकोनॉमी का पार्ट थे, जहां पे प्लांटर्स कंपल्शन करते थे अपने लेबर्स को कि ये टोकन्स उनके ही स्टोर में चलेंगे, यानी उनका पैसा उनको वापस। ये बड़ा एक्सप्लॉयटेटिव ये था मेथड थी, तो ये बाद में बैन कर दी गई। उसके बाद ऐसा हुआ कि 2001 में मॉनेटरी इंटीग्रेशन बिल के थ्रू, दैट इज अ ले डी इंटीग्रेशन मॉनेटरिया, इसके बिल के थ्रू डॉलर डिक्लेयर्ड एज अ लीगल टेंडर, मेन लीगल टेंडर डिक्लेयर कर दिया। और बाद में डॉलर इतना छाया कि कॉलोन पूरा ठंडा हो गया, है ना। ये देखो ये कॉलोन पूरा गायब हो गया, है ना। डॉलराइजेशन ये जो प्रोसेस है कि फॉरेन कंट्री का करेंसी जो स्ट्रांग होती है, वो करेंसी जब एक वीक इकोनॉमी अडॉप्ट कर लेती है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ डॉलराइजेशन। प्रैक्टिकली इट इज कॉल्ड एज अ करेंसी सब्स्टिट्यूशन, है ना। तो ये जो है डॉलराइजेशन की प्रोसेस 2001 से शुरू हो गई, और अभी पूरा का पूरा डॉलर वहां पे छाया है। डॉलराइजेशन की जरूरत क्यों आन पड़ी, तो वहां पे उस वक्त 2001 के पहले माहौल बहुत बेकार था, इकोनॉमी बड़ी वीक हो गई थी, इन्फ्लेशन जबरदस्त था। अब वो कंट्रोल में लाने के लिए बहुत जरूरी था, तो मार्केट स्टेबिलिटी, है ना, लो इंटरेस्ट रेट्स जो है वो लाना बहुत जरूरी था। साथ में जो है ट्रेड इंटीग्रेशन की सख्त जरूरत थी, इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट के साथ अमेरिका के थ्रू करना बहुत जरूरी था। सेंट्रल अमेरिका में एक जो है कायदा बनाया गया, सेंट्रल अमेरिका डोमिनिकन रिपब्लिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गया, काफ्टा डीआर, ये यूएसए के साथ हो गया, सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज के साथ, है ना। तो ये एक जरूरी था। यूएसए जो था ये प्रिंसिपल ट्रेडिंग पार्टनर है अपना अल सल्वाडोर का। 60% जो है एक्सपोर्ट अल सल्वाडोर का यूएसए कवर करता है, और बहुत सारा डायस्पोरा जो है, यानी बहुत सारे अल सल्वाडोरियन है, ये अमेरिका में रहते हैं। अराउंड 25% पॉपुलेशन लिविंग इन यूएसए, और वो रेमिटेंस करते हैं 23% ऑफ जीडीपी, यानी अराउंड $6 बिलियन जो है ना, ये रेमिटेंस किया जाता है अमेरिका से। तो ऑब्वियसली जो है डॉलराइजेशन की ये सबके वजह से जरूरत थी। क्या तो लो इन्फ्लेशन रेट्स रहे, लो इंटरेस्ट रेट्स बने रहे, कंट्री का रिस्क कम हो गया, पॉलिसी क्रेडिबिलिटी बढ़ गई, और इकोनॉमिक ग्रोथ और स्टेबिलिटी आ गई। यानी डॉलराइजेशन का फायदा अल सल्वाडोर को जबरदस्त हुआ। फिर बिटकॉइन क्यों? अब जब फायदा हुआ तो बिटकॉइन क्यों? तो उसके कुछ रीजंस हम देख लेते हैं। बुकेले जो है उसकी अपनी एक पॉपुलिस्ट पॉलिसी है, उसका नतीजा डॉलराइजेशन के अपने प्रॉब्लम्स हैं, इकोनॉमी जो है फंडामेंटल्स थोड़े से वीक है। बिटकॉइन जो है कंपैरेटिव लेवल पर यदि देखा जाए डॉलर के साथ तो उसके अपने बेनिफिट्स हैं। बुकेले एक एडवेंचरस पॉलिटिशियन है, और वो चाहता है कि भाई इन्वेस्टमेंट बढ़ जाए, तो उसके लिए कुछ नया तरीका वो सोचना चाहता था। तो इन सब के वजह से हम बिटकॉइन जो है अल सल्वाडोर में देखते हैं। बुकेले का पॉपुलिस्ट पॉलिसी देखो, तो बुकेले ये जो है पॉपुलर पर्सन है, 90% पॉपुलैरिटी है।
कितनी है, 90% पॉपुलैरिटी है। इसने पॉपुलैरिटी के लिए बहुत ज्यादा खर्चा किया और टैक्स बढ़ाया नहीं। उसके वजह से क्या हो गया, फिस्कल डेफिसिट बढ़ गया। अब फिस्कल डेफिसिट बढ़ गया तो उसको डेफिसिट फाइनेंसिंग करने के लिए पैसा चाहिए। पैसा ये प्रिंट कर सकता नहीं क्योंकि डॉलर ये उसका नहीं है। तो डॉलर किसका है, तो अमेरिका का है। तो ऑब्वियसली अभी सेकंड कोई अल्टरनेटिव करेंसी बहुत जरूरी थी, बुकेले ये सर्च कर रहे थे। दूसरा है, डॉलर्स के अपने इश्यूज बने बनाए थे, है ना। अमेरिका के ऊपर जो है अल साल्वाडोरियन इकोनॉमी डिपेंड हो गई थी बहुत ज्यादा। 60% आप एक्सपोर्ट देख सकते हो। मॉनेटरी पॉलिसी जो है ये फेडरल बैंक चलाती है अमेरिका की, क्योंकि वो डिसाइड करती है डॉलर का रेट वगैरह सब। तो ऑब्वियसली उतना पेगिंग होने के वजह से अल साल्वाडोर के सब जो है इन्फ्लेशन डिफ्लेशन सब उसके भरोसे चलता है। यानी अल साल्वाडोर की इकोनॉमिक पॉलिसी कोई काम की नहीं। डोमेस्टिक जो करेंसी है उसकी कुछ औकाती बची नहीं भाई। कोलोन तो पूरा साफ हो गया, वीक करेंसी हो गई, है ना। और आप पूरा का पूरा अमेरिका के तरफ झुका है तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी बहुत कम रहा। फॉरेन इन्वेस्टमेंट ना होने के वजह से ऑब्वियसली इकोनॉमिक ग्रोथ जो है विदाउट द लैक ऑफ एफडीआई बराबर नहीं है, और इसी वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ हो नहीं पा रहा था। अब फंडामेंटल्स क्या वीक फंडामेंटल्स है, तो पेनेट्रेशन जो है इंस्टीट्यूशनलाइज्ड बैंकिंग जो है उसका पेनेट्रेशन बहुत कम है। ओनली 30% पेनेट्रेशन है। 30% ऑफ पॉपुलेशन इज कवर्ड बाय द बैंकिंग सिस्टम। 70% पॉपुलेशन जो है अनकवर्ड है। जो रेमिटेंसेस है उसके ऊपर ही पूरी की पूरी इकोनॉमी है। सी द 23% ऑफ द जीडीपी इज कवर्ड बाय दिस रेमिटेंसेस। तो ऑब्वियसली यहाँ पे खुद की अपनी इकोनॉमी का जो पावर है वो पावर इसके पास नहीं है। इन्वेस्टमेंट की सख्त जरूरत है वो इसके वजह से जो है बुकेले ने बिटकॉइन लॉ सोचा। बिटकॉइन के अपने जो बेनिफिट्स है, सॉवरेनिटी जो है अल साल्वाडोर अपनी सॉवरेनिटी खोने देता, जो डॉलर से वो खो देता है ना, जिसको हम ये कहते हैं करेंसी सॉवरेनिटी कहते हैं या मनी सॉवरेनिटी कहते हैं। मनी सॉवरेनिटी इससे जाता नहीं, क्योंकि बिटकॉइन जो है, बिटकॉइन किसी कोई कंट्री उसको कंट्रोल नहीं करती। इट्स अनकंट्रोल्ड मनी, बराबर है, अनकंट्रोल्ड डिजिटल करेंसी। तो ऑब्वियसली सॉवरेनिटी का कोई खतरा नहीं है। मॉनेटरी ऑटोनॉमी मिल जाती है, क्योंकि अभी जो फेडरल बैंक है वो कंट्रोल करेंगी नहीं। बिटकॉइन जो है वो फ्री है, तो इसी वजह से अब जो अल साल्वाडोर की बैंक है अपनी वो डिसीजन ले सकती है। सिग्नोरेज जो है, सिग्नोरेज बेनिफिट हो सकता है। सिग्नोरेज बेनिफिट इन द सेंस कि अब ये जो है अल साल्वाडोर इसको प्रिंट करने की जरूरत नहीं है ना। बिटकॉइन कोई प्रिंट की नहीं जाती, वो तो अपने आप जनरेट होती है। तो प्रिंट करने की कॉस्ट जो है वो अल साल्वाडोर को बेयर करने की जरूरत नहीं है। उसकी अपनी कॉस्ट रहती है, और वीक इकोनॉमी जो है करेंसी प्रिंट की कॉस्ट झेल नहीं पाती। इसलिए देखो बहुत सारी जो छोटी छोटी कंट्रीज है वो दूसरे कंट्री के करेंसी जो है वो एक्सेप्ट कर लेती है। जैसे नेपाल में भी हमारी करेंसी चलती है रुपया, बराबर है, उसकी है लेकिन अपने भी चलती है, अपने करेंसी अच्छी माहौल बनाती है। तो ये जो है छोटी कंट्री के प्रॉब्लम्स रहते हैं। साथ में काउंटरफिट होने का कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी नकली करेंसी का कोई सवाल नहीं आता है ना। ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो है वो नहीं है, और ट्रांजैक्शन सिक्योरिटी भी है। सिक्योरिटी और कॉस्ट का कोई लोचा नहीं है, और इसी वजह से बिटकॉइन जो है ये पॉपुलर भी है। इसी वजह से ये जो है बुकेले कुछ क्लेम करते हैं कि बेनिफिट्स है बिटकॉइन अडॉप्ट करने के, और साथ में कुछ जो है एक्सपर्ट्स भी क्लेम करते हैं कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ सकता है इंफ्रास्ट्रक्चर में, बिजनेस में, है ना। क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टमेंट का हब बन सकता है, जैसे बुकेले कॉल इट सेंचुरी फॉर द क्रिप्टोस करके। इफिशिएंट ट्रांसफर हो सकता है, रेमिटेंसेस का कोई खर्चा नहीं लग सकता, है ना। ट्रांजैक्शन कॉस्ट लगने की जरूरत नहीं। जैसे अभी नॉर्मली ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो है ऐसा कहते हैं कि जो अल साल्वाडोर का डायस्पोरा यूएसए से ट्रांसफर करता है तो उसकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो है 1 बिलियन तक लगती है, $1 बिलियन। अब ये $1 बिलियन बचेगा तो ऑब्वियसली ये जो है अल साल्वाडोर के इकोनॉमी को सपोर्ट करेगा। लोकल पॉपुलेशन जो है उसको डिसेंट्रलाइज मोबाइल ऐप ये आसानी से यूज कर सकते हैं, और जो है बैंकिंग सिस्टम की इसको जरूरत नहीं, ये सिर्फ ऐप के थ्रू वर्क हो सकता है। तो ऑब्वियसली बेनिफिट्स यहाँ पे हमको दिख रहे हैं, लेकिन चैलेंजेस क्या है वो भी देखना बहुत जरूरी।
पहला चैलेंज है बिटकॉइन इज अनरेगुलेटेड। बिटकॉइन का कोई माँ बाप नहीं है, ये लावारिस है। किसने पैदा किया, कौन कंट्रोल करता है, कोई लेना देना नहीं। कौन क्रिएट करता है, कोई लेना देना नहीं, पता ही नहीं। तो ऑब्वियसली बिटकॉइन के अपने प्रॉब्लम्स है ना। मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह के भी ऑब्वियसली उसमें बहुत ज्यादा इश्यूज है। मनी लॉन्ड्रिंग यहाँ पे बहुत ज्यादा है। तो अब ऐसे सिचुएशन में ब्लैक मार्केट जो है वो ब्लैक मार्केट यहाँ पे बढ़ रहा है। अब ब्लैक मार्केट बढ़ेगा तो प्रॉब्लम आएगा। तो ऑब्वियसली ये पहला चैलेंज है। चैलेंज के लिए बुकेले के पास क्या प्लान? बुकेले के पास फिलहाल कोई प्लान नहीं है। वो सिर्फ डिफेंड कर रहे हैं कि भाई जब यूएस डॉलर था तब भी तो प्रॉब्लम था, तब भी तो मनी लॉन्ड्रिंग का इशू था। तो आज क्या करेंगे, फ्यूचर में देख लेंगे हम इसको कैसा कंट्रोल करते हैं। तो बुकेले ने कोई प्लान यहाँ पे सबमिट किया नहीं। बुकेले ने सिर्फ डिफेंड किया है कि पहले भी तो प्रॉब्लम था तो अभी है तो क्या हुआ, हम देख लेंगे। ओके, सेकंड चैलेंज claimed by some analyst that El Salvador now claim for the $1 billion from IMF as a aid, क्योंकि इसकी इकोनॉमी बड़े बुरे हाल में है। अब ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा, IMF देगा नहीं देगा, ये बड़ा चैलेंज है। बुकेले के पास कोई प्लान? तो बुकेले कहता है हम समझाएंगे, प्लान कुछ भी नहीं। तीसरा चैलेंज, लो इंटरनेट पेनिट्रेशन। ओनली 45% Salvadorians have internet access. That means 65% population out of coverage. 10% penetration in rural areas. That means 90% of the rural area is uncovered. इसका मतलब जो है बहुत बड़ा जो मॉब है पॉपुलेशन का वो कोई कंट्रोल में नहीं है। साथ में पूरी इकोनॉमी डिजिटाइजिंग हो जाएगी। तो फिर ये पॉपुलेशन क्या करेगा जो नेटवर्क में ही नहीं है। तो ये चैलेंज के लिए बुकेले के पास क्या प्लान है? तो बुकेले हैव अ प्लान। बुकेले कहते हैं कि भाई जो ब्लॉक स्ट्रीम है इसकी अपनी एक सैटेलाइट सिस्टम है, ये भी एक डिजिटल पेमेंट यह है इंस्टीट्यूशन है, इनके साथ टाई अप करेंगे। साथ में स्ट्राइक जो है पेमेंट वैलेट, स्मार्टफोन पेमेंट वैलेट, ये तो ऑलरेडी वर्क कर रहा है तो इसके साथ भी वर्क करेंगे। ये दोनों के साथ टाई अप करेंगे और अपना इंटरनेट जो है नेट का पेनिट्रेशन जो है वो बढ़ाएंगे। ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो है ना, PPP, ये मॉडल जो है बुकेले ने सबमिट किया है। का चैलेंज है फोर्थ चैलेंज, टेक्निकल गैप है। क्रिप्टो करेंसी का माइनिंग का अपना इशू है। वो मैथमेटिकल पजल्स बहुत सारे रहते हैं, कंप्यूटर सॉल्विंग के जो टेक्निकलिटीज रहती है। एनर्जी इंटेंसिव है। एनर्जी इंटेंसिव इन द सेंस कि इट इज कंज्यूमिंग द एनर्जी मोर देन द टोटल एनर्जी कंजम्पशन ऑफ अर्जेंटीना। अर्जेंटीना जितना कंज्यूम करता है एक साल में उससे ज्यादा जो है कंजम्पशन एनुअली कर लेता है ना। तो इको फ्रेंडली नहीं है। साथ में ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है एनुअली अराउंड 36.95 जो है मेगा टन्स, है ना। इतना कार्बन डाइऑक्साइड एनुअली रिलीज करता है तो इको फ्रेंडली नहीं है। एनर्जी बहुत ज्यादा लगती है, ये आपको देखने को दिखता है यहाँ पे। तो ऑब्वियसली इट्स अ सीवियर चैलेंज। बुकेले के पास क्या प्लान है? बुकेले हैव अ ग्रेट प्लान। बुकेले कहते हैं कि भाई अल साल्वाडोर में तो नेचुरल एनर्जी है, जियोथर्मल एनर्जी। इट्स अ वेरी चीप, 100% क्लीन, 100% रिन्यूएबल एंड विदाउट एनी एमिशन। तो इसी वजह से बुकेले इन्होंने जो है ला जियो ये स्टेट ओन्ड जियोथर्मल कंपनी है, जनरेट करती है। इनको इंस्ट्रक्शन दिया कि आप ज्यादा से ज्यादा जनरेशन करो एनर्जी और बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट लाओ और सभी का सभी जो है वो बिटकॉइन माइनिंग के लिए खर्चा करो, तो बिटकॉइन का इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा। तो ओके, ये तो बेहतरीन प्लान है। जियोथर्मल एनर्जी का टैपअप बढ़ जाएगा, ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। चैलेंज 5, ग्रेट चैलेंज, हाई वोलेटिलिटी एंड इंस्टेबिलिटी ऑफ एक्सचेंज रेट। दिस आर द ग्रेट चैलेंजेस। अब यदि हम देखते हैं बिटकॉइन जो है ना, बिटकॉइन
बिटकॉइन वोलेटिलिटी इंडेक्स। अब ये बिटकॉइन वोलेटिलिटी इंडेक्स जो है ये क्या करता है, इट मेजर्स द अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ द प्राइजेस ऑफ द बिटकॉइन विजाविज द यूएस डॉलर। यूएस डॉलर्स के कॉन्टेक्स्ट में ये चेक करता है, तो इसका फ्लक्चुएशन जबरदस्त है। वोलेटिलिटी यदि देखे तो इट्स 6 times हाइयर देन द फिएट करेंसीज एंड द गोल्ड। और डेली लेवल पर यदि हम देखें, डेली लेवल पर इसका फ्लक्चुएशन 10% है। देख सकते हो कितना खतरनाक काम है ना। यानी एक बार हो जाता है ये कि मोर देन $50,000, तो दूसरे बार हो जाता है लेस देन $38,000। यानी आप समझ सकते हो कितनी बुरी कंडीशन है ना। सो इट्स अ बिग चैलेंज। क्या है बुकेले के पास प्लान, है ना, देखते हैं। साथ में एक चैलेंज भी है, 6 चैलेंज है कि भाई पेमेंट कैसे करेंगे, वेजेस, डेप्ट, रिटायरमेंट, अकाउंटेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्राइवेट फाइनेंशियल सिस्टम में अडेप्टेशन क्या हो जाएगा। तो ये चैलेंजेस को टैकल करने के लिए बुकेले हैव इट्स ओन। तो बुकेले के पास है, उन्होंने कहा है कि भाई बैंडेसाल जो है ये गवर्नमेंट ओन बैंक है, पब्लिक सेक्टर बैंक है। यहाँ पे एक $150 मिलियन का ट्रस्ट हम तैयार करेंगे, और जब भी मर्चेंट को वोलेटिलिटी जो है बिटकॉइन की उससे डर लगता है तो इमीडिएट उसका एक्सचेंज किया जाएगा फिएट मनी से। तो ये सेफ्टी मेजर एक बनाने की प्लान जो है उनके दिमाग में है। साथ में जो है यूएस डॉलर ये कंटिन्यूअस टेंडर रहेगा एज अ मेन, है ना, लीगल टेंडर। साथ में रेफरेंस करेंसी अकाउंटिंग के लिए रहेगा। तो ये जो कुशन है, डॉलर का कुशन एज अ मेन लीगल टेंडर, ये कॉन्सिस्टेंट रहेगा। तो ऑब्वियसली बुकेले जो है ये इन्होंने कैलकुलेटेड रिस्क लिया है ऐसा दिखता है ना, क्योंकि कुशन उन्होंने बना के रखा है। तो बिटकॉइन की रिस्क जो है काफी कुछ यहाँ पे ऑब्जॉर्व हो जाएगी। 7वां चैलेंज क्या है, तो बुकेले क्लेम दैट मार्केट कैपिटलाइजेशन जबरदस्त हो जाएगा। इन द सेंस कि अभी फिलहाल मार्केट कैपिटलाइजेशन देखिए बिटकॉइन का, तो इट्स अराउंड $680 बिलियन इतना है। बुकेले कहते हैं कि यदि इसका 1% भी अल सल्वाडोर में इन्वेस्ट हो गया तो अल सल्वाडोर की इकोनॉमी 25% से ग्रो हो सकती है। अब ये ओवर एक्सपेक्टेशंस है, जरूरी नहीं कि बिटकॉइन इन्वेस्टर अल सल्वाडोर में इन्वेस्ट करेंगे। बहुत सारे एवेन्यूज है थ्रू आउट द वर्ल्ड जहां पे उनको अच्छा बेनिफिट मिलता है, बराबर है। दूसरा यह है कि जब अल सल्वाडोर में वो इन्वेस्ट करेंगे तो जरूरी नहीं कि वो प्रोडक्टिव एक्टिविटी में करेंगे, है ना। वो तो चाहेंगे प्रॉफिटरिंग एलिमेंट की, प्रॉफिट कमाने के लिए। तो हो सकता है लैंड में वो डाल दे, तो रियल एस्टेट में यदि आ गया तो एसेट इन्फ्लेशन होने की पॉसिबिलिटी भी है। तो ये जबरदस्त थ्रेट भी बना रहेगा, है ना। तो ये कैसा टैकल करेंगे, ये अभी तक बुकेले के पास कोई फिलहाल प्लान दिख नहीं रहा है। यदि नटशेल में देखें तो बिटकॉइन जो है ये कोई डॉलर को हटा नहीं रहा, जैसे पहले डॉलर ने कोलोन को हटा दिया वैसा हटा नहीं रहा। बिटकॉइन ये जो है सेकंड लीगल टेंडर रहेगा। ऐसा गवर्नमेंट के पास इसको रेगुलेट कैसा करे, इसके पास कोई पॉलिसी अब फिलहाल तो दिख नहीं रही, क्योंकि बिटकॉइन तो अनरेगुलेटेड है। अब इसको रेगुलेट कैसे करें, वो कोई पॉलिसी नहीं है। इकोनॉमिक क्राइम्स जो है, ब्लैक मनी, इसके थ्रेट्स अभी बने बनाए हैं, इसके बारे में भी गवर्नमेंट के पास फिलहाल कोई प्लान दिख नहीं रहा है। और जो इन्फ्लेशन का ट्रिगरिंग एलिमेंट है, पोटेंशियलिटी है, उसके बारे में भी अभी जो है बुकेले के पास कोई प्लान नहीं है। तो फिलहाल जो है ये बोल्ड स्टेप ही हम कहेंगे, क्योंकि एग्जैक्ट तो समझ में नहीं आ रहा है कि क्या होगा, है ना। इट्स जस्ट अ ग्रेट एक्सपेरिमेंट इन द वर्ल्ड ऑफ मोड ऑफ एक्सचेंज वेयर द अल सल्वाडोर माइट बी, है ना, बिकमिंग अ ट्रांसफॉर्मेटिव हॉटस्पॉट ऑफ करेंसी एक्सचेंज, है ना। सारी दुनिया का इवोल्यूशन यदि देखे करेंसी का, तो कमोडिटी करेंसी से लेके मेटल करेंसी से, तो नोट करेंसी के बाद अब डिजिटल करेंसी तक हम पहुंच गए। फ्यूचर माइट बी। तो ऐसे सिनेरियो में हम, ऐसा तो नहीं है कि हम एक करेंसी ट्रांसफॉर्मेटिव एज में जा रहे हैं। अल सल्वाडोर ये एक एक्सपेरिमेंटल
हॉटस्पॉट हो सकता है। सो दोस्तों, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Follow us